सी क्या बोलेंगे, यदि हम एरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट करते हैं ग्लाइकोलिसिस से, फाइन, मतलब ग्लूकोज से, तो ये जरूरी नहीं है कि पायरुविक एसिड ही बने, है ना। हो सकता है कि जो स्प्लिट रिएक्शन है, उस रिएक्शन के बाद कोई दूसरा पाथवे फॉलो कर ले सबस्ट्रेट, फाइन, ओके। सो कहने का मतलब यही है कि जो हम स्टडी कर रहे हैं वो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट हो, ये जरूरी नहीं है। कोई भी एलिमेंट कहीं पे भी जा सकता है, कोई भी प्रकार का रिएक्शन कर सकता है, और ये पाथवे कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, फाइन। सो इट इज अ समेशन ऑफ it is a collection of anabolic catabolic and anabolic reaction leading to production of ATP or production of other element or other molecule, फाइन। तो जैसे कि मैं यहाँ पे एनसीईआरटी का यूज कर रहा हूँ, थोड़ा देखेंगे। देखिए, अच्छा एक चीज बताएंगे हमें, एम्फोटेरिक सब्सटेंस सुने हैं जी केमिस्ट्री में? एम्फोटेरिक रिएक्शन, एम्फोटेरिक सब्सटेंस, आई गेस सुने होंगे। एम्फोटेरिक केमिस्ट्री में पढ़े होंगे आप लोग, एम्फोटेरिक शब्द का यस सर। मतलब क्या होता है? एम्फोटेरिक मीन्स एम्फोटेरिक जो एसिड और बेस दोनों की तरह रिएक्ट करता हाँ, जो ड्वेल प्रॉपर्टी शो करता हो, है ना, ओके। जो ड्वेल प्रॉपर्टी शो करता है उसको हम लोग एम्फोटेरिक कहते हैं, है ना। तो एम्फिबोलिक पाथवे भी इसी का तरह बिहेव करता है, कैटाबोलिज्म का तरह भी और एनाबोलिज्म की तरह भी, है ना। सो देखेंगे, देखिए, और मैंने ये भी बताया था कि ये जरूरी नहीं है कि ग्लाइकोलिसिस या फिर क्रेब्स साइकिल ग्लूकोज के प्रोडक्ट से ही हो सकता है। इट कैन स्टार्ट फ्रॉम अमीनो एसिड आल्सो, फैट आल्सो, फाइन। हाँ, क्वेश्चन कहाँ से आता है ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछता है कि इफ प्रोटीन इज पार्टिसिपेटिंग इन ऑक्सीडेशन, देन एट विच स्टेप इट पार्टिसिपेट्स इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो आपको बताना है कि प्रोटीन ब्रेक डाउन होता है अमीनो एसिड में, और अमीनो एसिड बिकम्स द पार्ट ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एट पायरुविक एसिड लेवल, है ना। ये आपको आंसर देना होगा, फाइन। दूसरा क्वेश्चन ये होगा, फिट टू कैन पार्टिसिपेट इन द कैटाबोलिक रिएक्शन, लेकिन कौन से स्टेप में जाके पार्टिसिपेट करेंगे, फाइन। तो आंसर ये होगा, फैटी एसिड या फिर ग्लिसरॉल कैन पार्टिसिपेट इन द स्प्लिट रिएक्शन, यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकता है, या फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए के पास जाके जाने के बाद ये क्रेब साइकिल का पार्ट बन सकता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन का पार्ट बन सकता है। एक चीज ये, दूसरा चीज मैं और बता रहा हूँ यहाँ पे कि ये जरूरी नहीं है कि फैटी एसिड, सॉरी, जो
DHAP बना, है ना, या क्रेब्स साइकिल के दौरान जो इंटरमीडिएट कंपाउंड बन रहा है वो कंपाउंड अल्टीमेटली ऑक्सोलोएसिटिक एसिड ही बनाएंगे। फाइन, दे कैन कन्वर्ट इनटू अनदर एलिमेंट आल्सो, जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिखा रहा हूँ। जैसे कि आया एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम ए, है ना, एसिटाइल कोएंजाइम ए। अब देखते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए क्या क्या बना सकता है। सो एसिटाइल कोएंजाइम ए कैन पार्टिसिपेट इन क्रेब साइकिल, ऑक्सलोएसिटिक एसिड आएगा, यहाँ से बनाएगा साइट्रिक एसिड। फाइन, ये नॉर्मल हम जानते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। सी हियर एसिटाइल कोएंजाइम ए कैन पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ जिबरलिन। क्या है जिबरलिन? व्हाट इज जिबरलिन? ठीक है, इट कैन गो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टर्पीन्स, ठीक है ना। इट टू कैन प्रोड्यूस कैरोटीनॉइड, है ना। तो देखिए जरूरी नहीं है कि एसिटाइल कोएंजाइम में, है ना, थंब रूल नहीं है कि कोएंजाइम ए ही बनाए। नाउ दिस साइट्रिक एसिड, एकोनिटिक एसिड, आइसोसिट्रेट, है ना, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, फाइन, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड विल कन्वर्ट इनटू सक्सिनिक एसिड। नाउ ये जरूरी नहीं है कि अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड हमेशा सक्सिनाइल कोएंजाइम ए ही बनाए। फाइन, जरूरी नहीं है। सी इट कैन गो इन द प्रोडक्शन ऑफ अमीनो एसिड, अमीनो एसिड भी बना सकता है, दैट इज ग्लूटामिक एसिड। फाइन, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, फाइन, ये जरूरी नहीं है कि ये सक्सिनेट ही बनाए, it can participate in the formation of cytochrome or chlorophyll। फाइन, अब ये सक्सिनिक एसिड क्या बनाएगा? फ्यूमरिक एसिड, देन मैलिक एसिड, एंड मैलिक एसिड विल फॉर्म ऑक्सलोएसिटिक एसिड। और ये जरूरी भी नहीं था कि ऑक्सलोएसिटिक एसिड हमेशा पार्टिसिपेट करे क्रेब साइकिल में। ये बंदा, ठीक है, एस्पार्टिक एसिड बना सकता है। aspartic acid can participate in the production of aspartic acid, alkaloid or pyrimidines। समझे? अच्छा एक चीज हमें बताइए कि ये क्रेब साइकिल है, चल रहा था, लेकिन जैसे ही अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बना, फर्दर रिएक्शन बढ़ा ही नहीं, वो अमीनो एसिड बनाने में चला गया। तो इस कंडीशन में क्या 36 एटीपी या 38 एटीपी बन पाएगा? बन पाएगा 38 एटीपी टोटल? हेलो हेलो, नहीं 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 बन पाएगा, ठीक ना, नहीं बन पाएगा। चलिए, तो ये हो गया मेटाबॉलिक पाथवे, सॉरी एम्फीबॉलिक पाथवे हो गया। आगे बढ़ते हैं। नाउ पैस्चर्स इफेक्ट। फर्मेंटेशन तो हमने देख चुका था, क्या है फर्मेंटेशन? फर्मेंटेशन यहाँ पे शब्द में यूज कर रहा हूँ, इट इज एनारोबिक breakdown of glucose to produce less energy and carbon dioxide and alcohol and acid, है ना, एन ना करके
ठीक ना, ये कर दे रहा हूँ और कर दे रहा हूँ। फाइन, यहाँ पे क्या बन रहा है, लेस एनर्जी बन रहा है। फाइन, चलिए इतना याद रखेंगे, ड्यूरिंग फर्मेंटेशन वेरी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस। नाउ एक चीज मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, इन एनारोबिक रेस्पिरेशन, anaerobic respiration, है ना, one glucose can produce how many ATP? One glucose produces how many ATP? Produces how many 2. ATP? Come on, only 2. Fine, सिर्फ 2 ही ATP बनेगा। एरोबिक, अच्छा हाँ हाँ चलो ठीक है, एरोबिक एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन में एक ग्लूकोज प्रोड्यूसेस कितना एनर्जी, 36 और 38, 36 ले लीजिए, है ना, 36 ATP। फाइन, ओके। अच्छा ज्योत्सना, एक चीज मैं बोलूं कि एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान हमें 2 ही एटीपी बनाना है, ध्यान से सुनेंगे। एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान हमें 2 ही एटीपी का इस्तेमाल करना है, तो उस कंडीशन में हमें कितना ग्लूकोज मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा, मैथमेटिकली ये बताएंगे हमें। मैथमेटिकली हमें बताएंगे कि हमें एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान 2 ही एटीपी बनाना है, देन व्हाट वुड बी द amount of glucose we must take in the reaction, mathematically बताएंगे जरा। come on tell me, कितना होगा, कितना, कितना हो जाएगा, 2 divided by 18. 36, हाँ 18 होगा, कितना होगा जी ज्योत्सना, टेल मी। 0.05. come on 0.062 Yes, ग्लूकोज। sir. Yes, sir. कम ग्लूकोज लगेगा या ज्यादा ग्लूकोज लगेगा, ठीक है, ये मैथमेटिकली है, मतलब कम ग्लूकोज लगेगा। फाइन, चलिए एक चीज आप ध्यान में रखेंगे। नाउ आई एम प्रोसीडिंग फॉरवर्ड, एक प्रोसेस बता रहा हूं मैं यहाँ पे, पास्चर्स इफेक्ट। पास्चर्स इफेक्ट, है ना, पास्चर्स इफेक्ट क्या कहता है कि यदि कोई रिएक्शन एरोबिकली हो रहा था, है ना, एनारोबिकली हो रहा था, है ना, एनारोबिक हो रहा था, मतलब 1 ग्लूकोज कितना एटीपी बना रहा है, 2 एटीपी बना रहा है। फाइन, ओके, यदि GLUCOAC, fine, if it is switching to aerobic respiration, switches to aerobic respiration, है ना, ऑक्सीजन आया यहाँ पे। फाइंड एरोबिक रेस्पिरेशन, जहां पे एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बना रहा है 36 ATP। फाइन, ओके, एक चीज हमें बताएंगे, यहाँ पे 36 ATP बनाने के लिए एक ग्लूकोज का इस्तेमाल करा गया था, यदि हमें यहाँ पे 36 ATP बनाना पड़ता तो हमें कितना ग्लूकोज का इस्तेमाल करना पड़ता जी, कम ऑन, 18 ग्लूकोज, 18 ग्लूकोज। फाइन, तो देखेंगे जरा, जब हम एनारोबिक रेस्पिरेशन से एरोबिक रेस्पिरेशन जा रहे हैं, फाइन, तो ग्लूकोज का यूज कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ग्लूकोज का यूज कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहाँ पे 18 ग्लूकोज है, इक्विवेलेंट टू यहाँ पे 1 ग्लूकोज है, ठीक है, 1 ग्लूकोज।
ठीक है, 18 ग्लूकोज इक्विवेलेंट टू 1 ग्लूकोज, समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? एटीपी प्रोडक्शन, विथ रिस्पेक्ट टू एटीपी प्रोडक्शन। फाइन। पास्चर्स इफेक्ट क्या कहता है? पास्चर्स इफेक्ट कहता है व्हेन एनी रिएक्शन switches from anaerobic respiration to aerobic respiration, then the glycolysis is inhibited, then the much use of glucose is inhibited। समझ में आया? Pastures states that Pastures effect, है ना, it states that there is inhibition of breakdown of much glucose occurs in the presence of oxygen, है ना? सो क्या हो रहा है पास्चर्स इफेक्ट? पास्चर्स इफेक्ट नटशेल में समझना चाहे तो इट इज इनहिबिटिंग द ग्लूकोज। ध्यान देंगे, पास्चर्स इफेक्ट नटशेल में समझना है तो आप समझोगे पास्चर्स इफेक्ट इज, ठीक ना, इनहिबिशन ऑफ ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। समझे? दिस इज पास्चर इफेक्ट। नाउ इसकी एंटागोनास्टिक है एक और इफेक्ट, दैट इज कॉल्ड क्रैबट्री इफेक्ट। क्रैबट्री इफेक्ट क्या कहता है? क्रैबट्री इफेक्ट, यदि कोई रेस्पिरेशन एरोबिकली हो रहा था, एरोबिक रेस्पिरेशन, ये अच्छे से समझ में आएगा, है ना? यहाँ पे 1 ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है 36 एटीपी। फाइन, इफ दिस रिएक्शन स्विचेस टू एनाएरोबिक कंडीशन, है ना, तो हमें 36 एटीपी बनाने के लिए कितना ग्लूकोज का इस्तेमाल करना पड़ेगा? 18 ग्लूकोज का इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना? तो हम देख रहे हैं इन केस ऑफ क्रैबट्री इफेक्ट द मेटाबॉलिज्म ऑफ द ग्लूकोज increases, fine, it states that when any reaction switches from aerobic to anaerobic, then the utilization of ग्लूकोज क्या होगा? इंक्रीज होगा, इनहिबिट होगा? इंक्रीज होगा। इंक्रीजेस। फाइन, इसको हम लोग कहते हैं क्रैबट्री इफेक्ट। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये एपिसोड खत्म होता है यहीं पे। नेक्स्ट, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि सेल के अंदर जब कभी
ग्लाइकोलिसिस नहीं हो रहा है, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल नहीं हो रहा है ना, तो उस दौरान कौन सा पाथवे से एनर्जी का प्रोडक्शन होता है? फाइन, ओके। सो तो उस दौरान जो पाथवे फॉलो होता है दैट इज कॉल्ड अल्टरनेट पाथवे, बस इतना ही याद रखना है। फाइन, जो चीज मैं बता रहा हूँ उतना ही याद रखेंगे आप लोग। When glycolysis and TCA do not work, then an alternate pathway is followed in pro and यूकैरियोट्स, दोनों में होता है ना, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में होता है। फाइन। नाउ इसके दौरान भी एटीपी का प्रोडक्शन 36 ही होता है। सबस्ट्रेट इसके लिए कौन सा होगा? इसके लिए जो सबस्ट्रेट यूज होता है दैट इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट सबस्ट्रेट हो गया। हाँ, यहाँ पे ध्यान देंगे NADH2 का प्रोडक्शन ना होके प्रोडक्शन होता है NADPH2 का, ध्यान देंगे, ये एक डिफरेंस है ना। टोटल एटीपी प्रोड्यूसेस 36 एटीपी, यहाँ पे भी 36 एटीपी का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, कहाँ हो रहा है? प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स इन साइटोप्लाज्म एंड इन क्लोरोप्लास्ट, दोनों में होगा, साइटोप्लाज्म में भी और क्लोरोप्लास्ट दोनों में होना है। फाइन फाइन फाइन। ह्यूमंस में भी होता है, क्या बोल रहे हो? या ह्यूमंस ज्योत्सना में भी निवास? होता है। हाँ हाँ होता है। ठीक ना, कहाँ कहाँ होगा है ना, वो हम बताएंगे अभी। दिस पाथवे इज नोन एज सेवरल नेम्स, है ना, जैसे कि पेंटोस फॉस्फेट पाथवे, PPP, ट्रिपल पी। फाइन। डायरेक्ट ऑक्सीडेटिव पाथवे, पाथवे। फाइन, क्यों है ये सब, नाम नहीं पूछेंगे। ग्लाइकोलाइटिक शंट, हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट, ठीक है, इसका सारा नाम है। ठीक है, वारबर्ग लिपमैन एंड डिकिंस पाथवे भी कहा जाता है। वारबर्ग लिपमैन एंड डिकिंस साइकिल।
ओके, इतना सारा नाम है इसका। नाउ आई एम टेलिंग यू द सिग्निफिकेंस और कहाँ कहाँ होता है। सिग्निफिकेंस, significance of P, P and P. Fine. हाँ, ठीक ना। ये उन सेल्स में होता है जहां पर फैटी एसिड्स और एस्टेरॉल से रिलेटेड काम होता है, प्रोसेस होता है, मेटाबॉलिज्म होता है। फाइन, इट occurs in cells undergoing synthesis of ध्यान देंगे फैटी एसिड एंड स्टेरॉइड, है ना। यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ऑर्गेनिज्म जहाँ पे ये होता है। फाइन, मेमोरी ग्लैंड ह्यूमन बीइंग में, मेमोरी ग्लैंड में होगा ये वाला पाथवे। फाइन, ओवरी में होगा, एडिपोज सेल्स में, एडिपोज सेल्स, फैटी सीड्स, ये आपका आ गया प्लांट। फाइन, लीवर यहाँ पे होना है, ठीक है ना। स्केलेटल मसल में नहीं होता है, ठीक है। डू नॉट ऑकर इन स्केलेटल मसल, है ना। यहाँ पे नहीं होता है, ध्यान देंगे। ठीक है, दूसरा सिग्निफिकेंस ये है दूसरा सिग्निफिकेंस ये है कि इस रिएक्शन के दौरान बहुत सारे ऐसे इंटरमीडिएट कंपाउंड बनते हैं जो दूसरे दूसरे पाथवे में काम आते हैं। इट जनरेट्स several intermediate compound which is raw material for several different compound, है ना। और कौन से कंपाउंड है, पहले पूछता था अब नहीं पूछता है। ठीक है, आगे बढ़े। है इसका और बहुत डीप एक्सप्लेनेशन, है ना, लेकिन वो मैं नहीं जाऊंगा, आजकल वो पूछता नहीं है। ठीक है। आगे क्या बताएं आप लोग को, फैटी एसिड से बता दें। ठीक है, क्वेश्चन बता रहा हूँ, है ना। फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ
one molecule of palmitic acid. One molecule of palmitic acid. Palmitic acid is what? It's a kind of fatty acid. है ना? The number of glucose molecule, oh sorry, the number of ATP molecules gained at net are the number of total number, ठीक है? Total number of ATP, net ATP. The number of net ATP ज्यादा सही रहेगा. Produced are कितना है? 131, 129, 38 or the fourth option 142. Fine. ओके तो इसके लिए मेरे पास एक फॉर्मूला है. डायरेक्ट फॉर्मूला से ही आप लोग डिराइव कर सकते हैं. एक फॉर्मूला दे रहा हूं मैं, है ना? Fine. Okay, and where n is the number of carbon in fatty acid. Now tell me, in palmitic acid, what is the number of carbon? How much? 16 ना? 16 है. n is equal to 6, 16. अच्छा ठीक है, चलो. हाँ. ध्यान देंगे, यहाँ पे मैंने लिखा है एसिटाइल कोएंजाइम ए. मतलब एसिटाइल कोएंजाइम ए के बाद जो रिएक्शन होगा क्रेब्स साइकिल में, है ना, वो रिएक्शंस फॉलो करने हैं. NADH2 FADH को कैलकुलेट करने हैं, है ना. एक NADH2 से 3 ATP बनाइए, एक FADH2 से 2 ATP बनाइए. फाइन. ओके, और ये प्रोसेस को आगे कैरी करते हुए हमें बताइए कितना ATP बन रहा है, नेट कितना हो रहा है, बताएंगे. कम ऑन, गो अहेड. कितना एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा वो बताइए.
कितना हो जाएगा जी ये? नो, एसिटाइल कोएंजाइम ए से कितना एटीपी बनेगा? कितना एटीपी बनेगा जी एसिटाइल कोएंजाइम ए से? ये हमें बताएंगे। एसिटाइल कोएंजाइम ए क्रेब्स साइकिल में जा रहा, 3 जगह NADH2 बन रहा है, एक जगह FADH2 बन रहा है, एक जगह GTP बन रहा है। नहीं करना। हमारे पास तो आंसर आ चुका है, आप लोग का कितना आया बताएंगे? मिला? आदित्य, सर 131। 130? एक 121 आया। हाँ जी, एक एसिटाइल कोएंजाइम में से कितना एटीपी बन रहा है? एक एसिटाइल कोएंजाइम में से, एक एसिटाइल कोएंजाइम में से 3 NADH2 बनता है, एक FADH2 बनता है, एक GTP बनता है। एक NADH2 से 3 ATP, एक FADH2 से 2 ATP, ये 1 ATP है ये। कितना ATP हो गया? 3 तो 5 6, अया ये सॉरी, हाँ, तो 3 है तो 2 3 9, ये 2 1 2 और एक ये, तो ऑल टुगेदर 12 ATP बन रहा है ना? 12 ATP बन रहा है एक एसिटाइल कोएंजाइम में से। तो हमारे पास ऑल टुगेदर 8 एसिटाइल कोएंजाइम है। फाइन, तो टोटल एटीपी प्रोड्यूस इज हाउ मच? 12 8 96, है ना? सो 96 प्लस 21 प्लस 14, ये हो जाएगा आपका ग्रोस एटीपी, है ना? फाइन, ये कितना आया? इसमें से -2 कर देंगे, ये हो जाएगा नेट एटीपी। कितना हुआ? 6 4 10 1 11 9 10 11 12 1 13, 131 -2 दैट इज
ये हो जाएगा आपका 129 नेट एटीपी हो जाएगा, है ना, और 131 हो जाएगा आपका ग्रोस एटीपी। फाइन। सो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होना है यहाँ पे? नेट एटीपी पूछ रहा है ना, सो आंसर इज दिस। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। इस तरीके से क्वेश्चन रहता है। फाइन ना, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, चैप्टर का आखिरी टॉपिक पहुंच चुके हम लोग। है ना, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन कहने का मतलब होता है रिएक्शन के दौरान जितना CO2 निकलता है उसको हम लोग डिवाइड करते हैं कितना ऑक्सीजन लिया गया। फाइन, दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। Ratio of, it is the ratio of volume of CO2 by CO2 released by O2 consumed। फाइन, इसको हम लोग कहते हैं रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। फाइन, शॉर्टकट में इस तरीके से लिखते हैं RQ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ CO2 रिलीज्ड, मतलब रेस्पिरेशन के दौरान कितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ और कितना ऑक्सीजन यूज करा गया। फाइन, तो चलिए पहला देखते हैं हम लोग रेस्पिरेटरी क्वेश्चन ऑफ ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट, RQ ऑफ कार्बोहाइड्रेट। फाइन, तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, याद रखेंगे। फाइन, इन जर्मिनेटिंग सीड। ओके, सो जैसे कि क्या हो रहा है, C6H12O6, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन लगता है, हम रेस्पिरेशन को बैलेंस कर रहे हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस 6 carbon dioxide is released, 6 water molecule is released and 686 kilocalories of energy are released, है ना। तो इसका RQ कैलकुलेट करते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पे CO2 कितना रिलीज हो रहा है जी, और ऑक्सीजन कितना यूज हो रहा है। सो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड? ऑक्सीजन यूज 6 है ना। तो इसका रेस्पिरेटरी क्वेश्चन कितना आया? यूनिट आया, इसको यूनिट कहते हैं। द RQ फॉर कार्बोहाइड्रेट इज 1। नोट करेंगे, क्वेश्चन यही आता है, वाइवा में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द RQ ऑफ, ठीक है, RQ ऑफ व्हाट, कार्बोहाइड्रेट। वन, है ना। ओके, एक है, एक से कम है, तो मान के चलिए कि वो अच्छा सबस्ट्रेट है, उस रिएक्शन के दौरान एनर्जी रिलीज हो रहा है। फाइन, ऐसा समझा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, फैट्स के लिए क्या है। फाइन, फैट के लिए देखते हैं, RQ ऑफ फैट, यहाँ से सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू पूछा जाता है। फाइन, न्यूमेरिकल वैल्यूज पूछा जाता है। सो फैट का मेटाबॉलिज्म के दौरान CO2 बहुत ही कम रिलीज होता है और ऑक्सीजन ज्यादा यूज होता है। कम ऑन टेल मी, क्या होगा इसके केस में वैल्यू व्हेन द न्यूमरेटर इज स्मॉलर एंड डिनोमिनेटर इज हाई? क्या होगा इसका वैल्यू? एक से कम आएगा, एक से ज्यादा आएगा? जस्ट एक एग्जांपल हमें बताएंगे। इफ द न्यूमरेटर इज less than 1,
वेरी गुड. इफ द न्यूमरेटर इज स्मॉलर एंड डिनोमिनेटर इज हायर, है ना. तो इसके केस में जो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन आता है दैट इज लेस देन 1. एंड इन केस ऑफ फैट जो रेस्पिरेटरी, ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूँ. केस्टर, ठीक है, इन द केस ऑफ जर्मिनेटिंग सीड ऑफ कैस्टर. है ना, कैस्टर सीड जब जर्मिनेट करता है ना, रैप सीड, तेल का सीड है ये भी, उसके दौरान रेस्पिरेटरी क्वेश्चन इस तरीके से रहता है ना. इस रिएक्शन के दौरान क्या हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन यूज हो रहा है. फाइन. नेक्स्ट देखते हैं. इसका लॉजिक यही है ना, इसका लॉजिक ये है कि प्लांट के केस में, मतलब बीज के केस में, अंदर का ऑक्सीजन कंटेंट बहुत ही कम रहता है और बाहर से ऑक्सीजन ज्यादा लेता है. तो बाहर से ऑक्सीजन यदि ज्यादा लेगा तो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा. नेक्स्ट देखते हैं. एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं ट्राइपाल्मिटिक का. ट्राइपाल्मिटिक एसिड का आरक्यू बता रहा हूँ. फाइन. इट्स अ फैटी एसिड. ये इट्स अ फैटी एसिड. जैसे कि C51H98 ऑक्सीजन 6 है. प्लस इस रिएक्शन को होने के लिए 145 ऑक्सीजन चाहिए होता है. रिएक्शन कंप्लीट होते ही पता चलता है कि यहाँ से इतने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करा और 98 पानी रिलीज करा. सो कैन यू फाइंड आउट द आरक्यू फॉर दिस. इसका आरक्यू कितना होगा? कितना आएगा बताएंगे जरा. सबके पास मोबाइल है, कैलकुलेट कर लिए मोबाइल से. 0.7. कर लिया. हाँ. एक चाचा चौधरी हुआ करते थे, है ना, और एक साबू हुआ करता था. चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता था, है ना, और साबू को जब गुस्सा आता था तो ज्वालामुखी फटने लगते थे, है ना. तो तुम लोग का दिमाग भी कंप्यूटर से तेज है, एंड्रॉइड के बराबर है. नेक्स्ट देखते हैं प्रोटीन का आरक्यू. आरक्यू ऑफ प्रोटीन. फाइन. तो प्रोटीन 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 कंटेनिंग क्रॉप कौन सा है? तो भैया लेग्यूम्स है, पल्सेस है. फाइन. तो ये एग्जांपल में डिपिक्ट करूंगा जर्मिनेटिंग लेग्यूम सीड में. जर्मिनेटिंग लेग्यूम, नाम बताइए जी एक लेग्यूम सीड का. ठीक ना. pulses 2 has poor oxygen in it, so it takes oxygen from outside, है ना.
तो इसलिए इसका भी आर क्यू क्या होगा, ज्यादा ही होगा, सॉरी कम होगा, है ना। आर क्यू क्या हो जाएगा, CO2 कम है, कम रिलीज हो रहा है, ऑक्सीजन बाहर से ज्यादा ले रहा है, तो इसके केस में भी क्या हो जाएगा, आर क्यू, ठीक है, लेस देन 1, दैट इज ranges in between 0.5 to 0.9, याद रखेंगे। नेक्स्ट इज ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड का आरक्यू देख रहे हैं हम लोग, ठीक ना। हाँ, नोट कर लेंगे, ऑर्गेनिक एसिड में पहले से ऑक्सीजन ज्यादा रहता है, ठीक ना, इट इज ऑक्सीजन रिच मॉलिक्यूल, है ना। तो भैया पहले से ऑक्सीजन रिच है तो बाहर से ऑक्सीजन कम लगेगा, है ना। आरक्यू इक्वल टू CO2 ज्यादा रिलीज होता है और बाहर से ऑक्सीजन कम लगेगा, क्योंकि इसके पास पहले से ऑक्सीजन है। इसके केस में क्या हो जाएगा जी, व्हेन द न्यूमरेटर इज ग्रेटर एंड डिनोमिनेटर इज स्मॉलर, इन दिस केस द वैल्यू विल कम व्हाट, एक से कम या एक से ज्यादा। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, इसके आगे क्या साइन लगाऊं, मोर देन वन ज्यादा। आएगा या लेस देन वन आएगा, यस ज्यादा है, ज्यादा मतलब ये होता है ना, मोर देन वन। फाइन, तो सबका देख लेते हैं। ऑक्जेलिक एसिड का आरक्यू कितना है, ऑक्जेलिक एसिड्स का आरक्यू, इसका आरक्यू है 4, देखो कितना ज्यादा आया। मैलिक एसिड का आरक्यू है 1.3 एंड सक्सिनिक एसिड्स का आरक्यू है, इट इज 1.14। फाइन, आगे बढ़ते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, सॉरी, एनारोबिक रेस्पिरेशन, इसके केस में क्या होना चाहिए एनारोबिक रेस्पिरेशन में, एनारोबिक इंफिनिटी। रेस्पिरेशन आरक्यू इज इक्वल टू इतना और ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0, so anything divided by 0 is how much, infinity ना, इंफिनिटी। इन्फिनिटी का साइन सही है ना। जैसे कि यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, जैसे कि C6H12O6 है, फाइन। जब ये फर्मेंटेशन हो रहा था तो ये क्या रिलीज किया, C2H5OH प्लस 2CO2, दो CO2 रिलीज किया, फाइन। सो RQ इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ CO2 बाय वॉल्यूम ऑफ CO2 रिलीज बाय वॉल्यूम ऑफ O2 टेकन ना, तो ये हो जाएगा 2/0, दैट इज इंफिनिटी। नाउ केम प्लांट का देखते हैं। क्रॉस ओलेसियन एसिड मेटाबॉलिज्म, है ना, जैसे कि ब्रायोफाइलम हो जाएगा, अपोन्शिया हो जाएगा, ब्रायोफाइलम, अपोन्शिया। केम प्लांट याद करो, इट इज क्लोज ड्यूरिंग डे टाइम एंड ओपन ड्यूरिंग नाइट टाइम, फाइन। सो इसका आरक्यू क्या हो जाएगा, 0 CO2 बाय 3 O2, फाइन। तो इसके केस में क्या हो जाएगा, एनीथिंग
ओके, 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज 0, है ना। तो इसके केस में रेस्पिरेटरी क्वोशंट 0 आना है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑक्सीजन रिलीज हो ही नहीं रहा है। सॉरी, यहाँ पे कोई कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ही नहीं हो रहा है, क्योंकि क्योंकि दिन के समय में क्लोरोप्लास्ट सॉरी स्टोमाटा तो बंद है तो CO2 निकलेगा कैसे? ठीक है, इसलिए इसका RQ 0 आया। फाइन। ओके, आप पूछोगे सर कि रात के समय में तो स्टोमाटा खुलता है ना। रात के समय में जब स्टोमाटा खुलता है तो उस समय का CO2 हम क्यों नहीं यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, है ना। तो कंसीडर इसलिए नहीं करते क्योंकि वो CO2 यूटिलाइज हो जाता है पेप द्वारा, फॉस्फोइनोल पायरुवेट इस्तेमाल कर लेता है उस कार्बन डाइऑक्साइड को इन ऑर्डर टू फॉर्म एसिड। फाइन। नॉक्ट्रल एसिडिफिकेशन याद करो, वैक्यूल में जाके जमा हो रहा था, है ना। ओके, तो यहाँ पे कंपेंसेशन पॉइंट अचीव हो रहा है, मतलब जितना रिलीज हो रहा था CO2 उतना ही इस्तेमाल हो जा रहा है, इसलिए RQ 0 है। CO2 do not releases during daytime since the stomata is closed, बंद है ना। रात के समय में क्या होगा देखते हैं। ड्यूरिंग नाइट टाइम, रात के समय में क्या हो रहा है, CO2 released during respiration is used up by phosphoenol pyruvate to form acid, है ना। डार्क रिएक्शन होने में इस्तेमाल हो जा रहा है। डार्क रिएक्शन बोलेंगे, CO2 को क्या किया जा रहा है, नहीं, डार्क रिएक्शन भी नहीं बोलेंगे, कंजर्व करके रखा जा रहा है। नाउ आगे बढ़ते हैं। मैच्योरिंग फैटी सीड और जर्मिनेटिंग सीड का RQ कितना होगा। MATURING, maturing fatty seed and germinating fatty seed, है ना। दोनों के केस में RQ क्या होगा देखते हैं, है ना। जब सीड्स मैच्योर हो रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे, जब सीड मैच्योर होते हैं, फैटी सीड्स मैच्योर होते हैं, तो उनका कार्बोहाइड्रेट फैट में कन्वर्ट होता है। फाइन, उनका कार्बोहाइड्रेट फैट में कन्वर्ट होता है और कन्वर्जन के दौरान ऑक्सीजन रिलीज होता है। फाइन, तो ये रिलीज्ड ऑक्सीजन इस्तेमाल हो सकता है रेस्पिरेशन के लिए, जिसके चलते बाहर से कम ऑक्सीजन चाहिए। कम ऑन, कैच मी व्हाट आई एम सेइंग, है ना। मैच्योरिंग सीड में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो रहा था किस में, फैट में। फाइन, और इस रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन रिलीज हो रहा था, है ना। और यही ऑक्सीजन यूज्ड अप हो रहा है रिएक्शन के दौरान, जिसके चलते बाहर से कम ऑक्सीजन चाहिए। दिस इज यूटिलाइज्ड
for respiration. So the oxygen demand from outside is less, है ना? So इसका RQ कितना होगा देखते हैं. ज्यादा CO2 रिलीज होगा, लेकिन बाहर से ऑक्सीजन डिमांड कम है. तो इसके केस में RQ क्या हो जाएगा More than one. आदित्य? More than 1. Very good. RQ is equal to more than 1. Fine. इन भाई साहब के केस को भी देख लेते हैं, है ना? जर्मिनेटिंग सीड में क्या होता है, उल्टा हो जाएगा इसके केस में, है ना? फैट जो होंगे वो क्या होगा, फैटी एसिड्स, है ना, ब्रेक करेगा किस में, कार्बोहाइड्रेट में, और कार्बोहाइड्रेट एनर्जी में. फाइन, एनर्जी में जा रहा है. इसके दौरान क्या होगा, बाहर से ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, है ना? तो RQ क्या हो सकता है इसके केस में जी, देख लेते हैं. फाइन, CO2 रिलीज बहुत कम होगा, लेकिन ऑक्सीजन का डिमांड बहुत ज्यादा होना है. तो इसके केस में RQ क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर इज हायर, न्यूमरेटर इज लोअर. तो इसके केस में RQ 1 लेस देन 1 होना है. कॉन्सेप्ट समझ में आया? नेक्स्ट, RQ इन starved लीफ. ठीक है, स्टार लीफ मतलब बहुत दिन से उनके पास भोजन नहीं बना है, पूरा स्टार्च यूटिलाइज हो रखा है ना? इट इज यूटिलाइजिंग द प्रोटीन, UTILIZING, यूटिलाइजिंग द प्रोटीन, है ना? ये प्रोटीन को यूटिलाइज कर रहा है. फाइन. सो व्हाट इज द RQ फॉर प्रोटीन? RQ फॉर प्रोटीन इज हाउ मच, लेस देन 1, है ना? तो स्टार्व पत्ते के केस में रेस्पिरेटरी क्वेश्चन 1 से कम रहेगा. मिक्स्ड फूड के केस में कितना होगा जी? मिक्स्ड फूड में देखते हैं. मिक्स्ड फूड कहने का मतलब कार्बोहाइड्रेट और फैट. कितना होगा? कार्बोहाइड्रेट का 1 है, फैट का 0.7 है, डिवाइडेड बाय 2. कितना हो जाएगा इसका RQ? 0.2816, 8 पॉइंट समथिंग आ रहा है क्या? 8.5, सॉरी 0.85. दैट इज हाउ मच, लेस देन 1. ठीक है, समझ में आया? अच्छा, दाल भात खाएंगे तो कितना होगा जी? दाल प्लस भात, दाल भात ही तो है यहाँ पे. नहीं, दाल भात नहीं है. दाल भात के केस में कितना हो जाएगा जी? सॉरी, इट इज नॉट दाल भात, इट इज भात दाल. बताओ जी कितना होगा? come on, भात मींस कार्बोहाइड्रेट, देन दाल मींस प्रोटीन. DALL डल नहीं होगा, डाल होगा. दाल, DALL दाल. कितना हो जाएगा? एनीबॉडी? Less than 1. भात का कितना हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट, दिस इज कार्बोहाइड्रेट, दिस इज प्रोटीन. कार्बोहाइड्रेट का हो जाएगा 1, प्रोटीन का हो जाएगा 0.9, है ना? तो 1 प्लस 0.9 इज हाउ मच? कितना होगा? 18, 0.95. मतलब कितना आना है? Less लेस than देन 1 1. ना?
गुड 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 गुड। जय श्री राम। कमान, हो गया हो गया हो गया, ये चैप्टर खत्म होता है यहाँ पे। छोटा सा इंफॉर्मेशन दे दे रहा हूँ, इनहिबिटर्स ऑफ ईटीएस। इनहिबिटर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का इनहिबिटर कौन से हैं? ठीक है। सो एक एक करके बता दे रहा हूँ। कॉम्प्लेक्स 1 का इनहिबिटर कौन सा है, कॉम्प्लेक्स 2 का कौन सा है बहुत सारा, है ना, लेकिन मैं कम ही बताऊंगा। कॉम्प्लेक्स 1 का इनहिबिटर हो जाएगा रोटिनॉल। रोटिनॉल इज द इनहिबिटर ऑफ कॉम्प्लेक्स 1। कॉम्प्लेक्स 2 का इनहिबिटर है मेनोलेट। कॉम्प्लेक्स 3 को इनहिबिट करता है। इन सभी में से मोस्ट इंपॉर्टेंट है कॉम्प्लेक्स 1 का इनहिबिटर। ओके, नो मार्केबल। ओके 3 का एंटीमाइसिन। कॉम्प्लेक्स 4 का इनहिबिटर बता रहा हूँ, साइनाइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, एजाइड। यहाँ से क्वेश्चन आता है जी, H2S। फाइन, ये हो गए। नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स 5। कॉम्प्लेक्स 5 बोलिए या फिर ATPs बोलिए, है ना, ओलिगोमाइसिन। फाइन, ये किसको इनहिबिट करता है? इनहिबिट्स F0। इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है द इनहिबिटर ऑफ कॉम्प्लेक्स 1। फाइन, इनहिबिटर्स। ओके, ETS इनहिबिट होने से क्या होता है कि ये प्रोटॉन मोटिव 4 जनरेट ही नहीं होगा। माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन नहीं बढ़ेगा, और जब तक कंसंट्रेशन नहीं बढ़ेगा तब तक ATP बनेगा ही नहीं। So we are at the end of this chapter. Now it is your turn to ask some questions. NCERT देखें, बुकलेट देखें, कहीं से क्वेश्चन ना समझ में आ रहा हो, टोटल ATP कैलकुलेट करने में दिक्कत हो रहा हो, पूछेंगे। We have 10 minutes. ठीक है, नेक्स्ट डे विल स्टार्ट जॉलजी, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन स्टार्ट करेंगे। इन दैट चैप्टर आई विल डिस्कस, है ना, नर्व इंपल्स कैसे पास होता है। ठीक है, देन अबाउट ब्रेन NCERT से डील करेंगे, है ना, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, NCERT से ही डील करेंगे। फिर we will study in detail about eye and ear। फाइन, कान और आँख के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। ओके, क्वेश्चन पूछिए।
सर हाँ बोलेंगी। सर साइनाइड पॉइजनिंग इसी की वजह से होता है। हाँ, इसी को कहते हैं साइनाइड पॉइजनिंग। ठीक है, साइनाइड इज द इनहिबिटर ऑफ व्हाट, कॉम्प्लेक्स 4, यस है ना। सर। ओके, क्या करता है कॉम्प्लेक्स 4 में, क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन आयन को बाहर निकलने ही नहीं देता है। फाइन, मतलब कि मैट्रिक्स से बाहर नहीं जाने देता है। लेकिन साइनाइड का रिएक्शन इतना क्विक होता है कि हम जान भी नहीं पाते हैं, है ना। मतलब कि बहुत तुरंत ही मृत्यु हो जाती है साइनाइड की केस में। इसके अलावा और भी कुछ इनहिबिटर्स होते हैं, दैट इज डाइनाइट्रोफिनॉल एंड अमोनिया। बिसाइड दिस DNP, डाइनाइट्रोफिनॉल and ammonia. Are the inhibitors. और कुछ पूछिए। डीएनए या डीएनपी? ओ, डीएनए लिख दिया मैंने, डीएनपी लिखना था मेरे को। डाइनाइट्रोफिनॉल। Oh my God. थैंक यू सर। हाँ, किसके पास डाउट नहीं है तो आप लोग साइन ऑफ कर सकते हैं, है ना। विल मीट टुमारो, कल क्लास है मेरा। यस सर। ओके फाइन, कल मिलते हैं हम लोग, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन खत्म करेंगे। उसके बाद मतलब आज ये जो चैप्टर खत्म हुआ, इसके बाद 3 चैप्टर बचते हैं इसमें। फाइन, आई होप कि ये तीनों चैप्टर खत्म हो जाए इस मंथ के एंड तक। हो जाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो जाएगा मार्च तक। और क्या। हाँ हाँ, आज कितना तारीख है, टुडे इज 11 ना। वी हैव समथिंग अराउंड 17-18 डेज। कोशिश करते हैं कम से कम 2 चैप्टर तो खत्म हो जाए, है ना। आखिरी चैप्टर मजे से पढ़ेंगे, मार्च फर्स्ट वीक तक भी चलेगा तो नो इशू। ओके ओके देन, बाय।